जो आदमी खुद से भागता रहता है वो भीड़ में खड़े होकर भी अकेला रहता है। बुद्धा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी उस आदमी की है जिसने दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खोजते खोजते लगभग खुद को ही खो दिया था। यह कहानी सुनिए धीरे धीरे, क्योंकि शायद इसमें कहीं ना कहीं हम सबका एक टुकड़ा छिपा हुआ है। ताम्रगढ़ नाम का एक राज्य था जो विंध्य की उत्तरी तलहटी में बसा हुआ था। बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन व्यवस्थित था। राजा भूपाल सेन का शासन था। एक ऐसा राजा जो बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। दरबार में उनकी उपस्थिति एक गंभीर मौन की तरह होती थी। लोग कहते थे कि राजा की चुप्पी में भी एक फैसला छिपा रहता है, बस समझने वाला चाहिए। ताम्रगढ़ के दक्षिणी छोर पर एक बस्ती थी। मिट्टी के घर, नीम के पेड़ और सुबह शाम गायों की घंटियों की आवाज। वहीं रहता था केशव, एक लेखपाल जो राजकीय अन्नागार में अनाज का हिसाब रखता था। काम साधारण था। रोजाना गोदामों में कितना अनाज आया, कितना गया, कितना बचा, यह सब एक मोटी पोथी में लिखना। केशव यह काम ईमानदारी से करता था, लेकिन उसे यह काम कभी पर्याप्त नहीं लगा। केशव के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो उन लोगों को देखता जो दरबार में बैठते थे, जिनकी बात राजा सुनता था, जिन्हें लोग झुककर प्रणाम करते थे। वो सोचता, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, मैं भी तो दिन रात मेहनत करता हूं, फिर मुझे कोई क्यों नहीं देखता। यह सवाल उसके भीतर एक कील की तरह गड़ा हुआ था, चुभता रहता था, लेकिन बाहर से दिखता नहीं था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक सीधी और समझदार औरत थी। वो केशव का स्वभाव जानती थी। कभी कभी जब केशव रात को चुपचाप बैठा रहता तो सुमित्रा पूछती, क्या हुआ? केशव कहता, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो कुछ नहीं बहुत भारी दिखता था। सुमित्रा जानती थी कि केशव दुनिया से नहीं, खुद से उलझा हुआ है, लेकिन वो यह भी जानती थी कि यह बात बोलकर समझाना आसान नहीं है। कुछ चीजें आदमी को खुद समझनी पड़ती हैं। अन्नागार में केशव के साथ एक और लेखपाल काम करता था, नारायण उम्र में केशव से छोटा था, लेकिन स्वभाव में सहज था। वो अपना काम करता, लोगों से हंसकर बात करता और कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता था। केशव को नारायण की यह सहजता भीतर से चुभती थी। वो मन ही मन सोचता, इसमें ऐसा क्या खास है, यह तो मुझसे कम जानता है, लेकिन फिर भी लोग इसे पसंद करते हैं। केशव ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग नारायण को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो ज्यादा जानता है, बल्कि इसलिए कि वो सामने वाले को सहज महसूस कराता है। एक दिन अन्नागार के मुख्य अधिकारी विश्वामित्र शर्मा ने केशव को बुलाया। उन्होंने कहा कि अगले महीने से राज्य के पश्चिमी गांवों में अनाज वितरण की एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है और उसका पूरा लेखा जोखा केशव को संभालना होगा। यह जिम्मेदारी पहले से बड़ी थी। केशव ने बाहर से विनम्रता दिखाई, लेकिन भीतर ही भीतर वो फूल गया। उसे लगा, चलो आखिरकार किसी ने तो मेरी काबिलियत देखी। उस शाम वो घर लौटा तो उसके कदमों में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। उसने सुमित्रा को बताया। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ, लेकिन केशव को लगा कि उसने जरूरत से कम खुशी दिखाई। अगले कुछ हफ्तों में केशव ने पश्चिमी गांवों की अनाज व्यवस्था संभाली। काम अच्छा किया। गांवों के प्रधान खुश थे। विश्वामित्र शर्मा ने दरबार में उसका नाम लिया। राजा भूपाल सेन ने एक बार सिर हिलाकर सहमति दी। बस इतना ही, कोई बड़ा सम्मान नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। लेकिन केशव के लिए वो सिर हिलाना बहुत बड़ा था। उसने उस एक पल को अपने भीतर इतना बड़ा बना लिया कि वो खुद अपनी नजरों में बदलने लगा। धीरे धीरे केशव का व्यवहार बदलने लगा। वो अन्नागार में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों से ऊपर से बात करने लगा। नारायण से बात करते हुए उसकी आवाज में एक हल्का सा वजन आ गया, जैसे वो उसे याद दिलाना चाहता हो कि अब हम बराबर नहीं हैं। नारायण ने यह महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो बस थोड़ा दूर हो गया। केशव ने समझा कि नारायण उससे जलने लगा है, जबकि सच यह था कि नारायण को बस असहजता हुई उस आदमी से जो पहले उसका साथी था और अब खुद को कुछ और समझने लगा था। इसी बीच एक घटना हुई। पश्चिमी गांवों में अनाज वितरण के हिसाब में एक गड़बड़ी पकड़ी गई। असल में एक गांव के प्रधान ने जरूरत से ज्यादा अनाज ले लिया था
और केशव के बही खाते में वो अंतर साफ दिख रहा था। लेकिन केशव ने शुरुआत में उस गड़बड़ी को नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो बेईमान था, बल्कि इसलिए कि उस प्रधान ने उसकी बहुत तारीफ की थी। उसने केशव से कहा था, आप जैसा कर्मठ अधिकारी मैंने पहले नहीं देखा। और उस तारीफ ने केशव की आंखों पर एक पतला सा पर्दा डाल दिया था। उसने सोचा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इतने बड़े काम में यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात बड़ी निकली। जब विश्वामित्र शर्मा ने पूरा हिसाब जांचा तो अंतर सामने आ गया। उन्होंने केशव को बुलाया और सीधे पूछा, यह अंतर कैसे आया? केशव ने पहले टालने की कोशिश की, फिर उसने कहा कि शायद गिनती में भूल हो गई होगी। लेकिन विश्वामित्र शर्मा अनुभवी आदमी थे। उन्होंने कहा, भूल और अनदेखी में फर्क होता है केशव। बस इतना कहा और चुप हो गए। केशव को कोई दंड नहीं मिला, लेकिन उसकी वो जिम्मेदारी वापस ले ली गई। अब वो फिर से वहीं था, वहीं पुरानी पोथी, वहीं अन्नागार, वही दिनचर्या। यह बात केशव के भीतर एक गहरी चोट बनकर बैठ गई। लेकिन यह चोट किसी और ने नहीं, उसने खुद को दी थी। और यही बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वो कई दिनों तक चुप रहा। सुबह उठता, काम पर जाता, लौटकर खाना खाता और बिना कुछ कहे सो जाता। सुमित्रा ने 2-3 बार पूछा, लेकिन केशव ने हर बार टाल दिया। भीतर से वो टूट रहा था, लेकिन दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि दिखाने में उसे अपनी हार दिखती थी। एक शाम केशव बाजार से लौट रहा था। गर्मियों के दिन थे। एक बूढ़ा कुम्हार सड़क के किनारे अपने चाक पर बैठा था। वो एक घड़ा बना रहा था। केशव रुककर देखने लगा। कुम्हार ने मिट्टी को चाक पर रखा और धीरे धीरे आकार देने लगा। बीच में घड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया। कुम्हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि रुका, मिट्टी को फिर से गूंधा और दोबारा शुरू किया। कोई झुंझलाहट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक शांत स्वीकार कि यह ठीक नहीं बना, फिर से बनाना होगा। केशव वहां खड़ा रहा, शायद जरूरत से ज्यादा देर तक। कुम्हार ने ऊपर देखा और पूछा, कुछ चाहिए? केशव ने सिर हिलाया, नहीं, बस देख रहा था। कुम्हार ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मिट्टी से सीखो बाबू, वो कभी शिकायत नहीं करती। जितनी बार तोड़ो उतनी बार तैयार रहती है फिर से बनने के लिए। केशव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो बिस्तर पर लेटा हुआ उस बात को सोचता रहा। अगले कुछ दिनों में केशव के भीतर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ऐसा कहानियों में होता है कि एक पल में इंसान बदल जाता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी दरार जरूर पड़ी थी उसकी सोच में, जहां से रोशनी की एक बारीक सी किरण भीतर आने लगी थी। उसने धीरे धीरे अपने आप से कुछ सवाल पूछने शुरू किए, ऐसे सवाल जो वो पहले पूछने से डरता था। क्या मैं सच में इसलिए दुखी हूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, या इसलिए कि मेरा भ्रम टूटा? क्या मैंने उस प्रधान की गड़बड़ी सच में नहीं देखी, या देखकर भी अनदेखा किया क्योंकि उसकी तारीफ मुझे अच्छी लगी थी? ये सवाल आसान नहीं थे, इनके जवाब और भी कठिन थे। लेकिन केशव ने पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। कुछ हफ्ते बाद एक दिन राजा भूपाल सेन ने अन्नागार का दौरा किया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। राजा साल में 2-3 बार ऐसा करते थे। सभी कर्मचारी कतार में खड़े हुए। राजा ने इधर उधर देखा, कुछ सवाल पूछे, फिर उनकी नजर केशव पर पड़ी। शायद उन्हें विश्वामित्र शर्मा ने बताया था, शायद नहीं भी। राजा ने बस इतना कहा, केशव, तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन लिखने से पहले पढ़ना सीखो, आंकड़े भी और आदमी भी, बस इतना। फिर वो आगे बढ़ गए। केशव उस दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन राजा की वो एक पंक्ति उसके भीतर किसी शांत नदी की तरह बहती रही। आंकड़े भी और आदमी भी। उसने महसूस किया कि उसकी असली गलती वो गड़बड़ी नहीं थी। उसकी असली गलती यह थी कि उसने कभी खुद को ठीक से पढ़ा ही नहीं। वो हमेशा दूसरों को पढ़ता रहा, कौन उससे आगे है, कौन उससे पीछे, कौन उसे देख रहा है, कौन नहीं। इस पढ़ाई में उसने खुद का पन्ना कभी खोला ही नहीं। उस शाम केशव ने एक काम किया जो उसके लिए बहुत कठिन था। वो नारायण के घर गया। नारायण ने दरवाजा खोला तो थोड़ा चौंका। केशव ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। उसने बस कहा, पिछले कुछ महीनों में मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। उसका कोई अच्छा कारण नहीं था, बस गलत था। नारायण ने कुछ देर केशव को देखा, फिर बोला,
अंदर आ, चाय रखी है। बस, कोई बड़ा भावनात्मक दृश्य नहीं हुआ। 2 आदमी बैठे, चाय पी, थोड़ी बहुत बातें की, लेकिन केशव को लगा कि उसके सीने पर से एक पत्थर हट गया जो कब से रखा हुआ था। फिर धीरे धीरे केशव बदला, लेकिन यह बदलाव किसी को दिखा नहीं। वो अपना वही पुराना काम करता रहा, वही पोथी, वही अन्नागार। लेकिन अब उसकी आंखों में वो बेचैनी कम हो गई थी। अब वो दूसरों से अपनी तुलना कम करता था। बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, क्योंकि यह आदत एक दिन में नहीं जाती। लेकिन अब जब वो खुद को तुलना करते हुए पकड़ता तो रुक जाता, और यही रुकना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन सुमित्रा ने रात को खाना परोसते हुए कहा, आजकल तुम पहले से शांत लगते हो, मतलब पहले वाली चुप्पी नहीं। वो तो भारी थी, अब वाली हल्की है। केशव ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैंने एक बोझ उतार दिया जो मेरा था ही नहीं। सुमित्रा ने ज्यादा नहीं पूछा। कुछ बातें बिना पूछे समझ में आती हैं। केशव को कोई बड़ा पद नहीं मिला, कोई विशेष सम्मान नहीं हुआ, दरबार में उसका नाम दोबारा नहीं लिया गया। लेकिन अब उसे इससे वो तकलीफ अब नहीं होती थी जो पहले होती थी। उसने समझ लिया था कि दुनिया की नजर में जगह बनाने की होड़ में वो अपनी खुद की नजर से गिर रहा था। और सबसे जरूरी नजर वही है जो आदमी खुद पर डालता है। रात को सोने से पहले अंधेरे में, जब कोई देखने वाला नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा साहस यह नहीं होता कि आप कोई बड़ा काम कर दें। सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप अपनी गलती को गलती मान लें, अपनी कमजोरी को कमजोरी कह दे, और फिर बिना शोर मचाए उसे सुधारने में लग जाए। यह सुधार दुनिया को शायद कभी न दिखे, लेकिन आपको दिखेगा। और जिस दिन आप अपनी नजर में ईमानदार हो जाते हैं, उस दिन दूसरों की नजर की भूख अपने आप कम हो जाती है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, बिना किसी बड़े अंत के, बिना किसी तालियों की गड़गड़ाहट के, क्योंकि जिंदगी में सबसे गहरे बदलाव ऐसे ही होते हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, भीतर से। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ हो, कोई पुरानी बात याद दिलाई हो, या बस एक पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें शायद आज इसकी जरूरत हो। लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी बात रखिए और शेयर कीजिए। बुद्धा ज्ञान के साथ बने रहिए। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।